हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, उनकी नॉर्मल रेंज, उनका फंक्शंस क्या होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर वो डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो बॉडी में कौन सी कंडीशन हो रही है उनकी वजह से। सो देयर आर फोर मेजर इलेक्ट्रोलाइट विच आर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके अलावा भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जिनका बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, और अगर वो थोड़े से भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो जाए तो उनकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो हम उनको ही डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो उसके लिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आ रहे हैं। ओके, तो पहले डिस्कस कर रहे हैं सोडियम की नॉर्मल फिजियोलॉजी की, यानी सोडियम का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है हमारी बॉडी में और उसका फंक्शन क्या होता है। सो सोडियम का जो नॉर्मल अमाउंट या फिर नॉर्मल वॉल्यूम या फिर नॉर्मल रेंज है हमारी बॉडी में, वो 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। यानी इतना अमाउंट सोडियम का हमारी बॉडी में नॉर्मल प्रेजेंट होना चाहिए, 135 या फिर 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ओके, अगर इससे कम हो गया तो भी बॉडी के लिए मसला है, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो भी बॉडी के लिए मसला है। तो दिस इज़ द नॉर्मल रेंज फॉर सोडियम विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सोडियम। अब हमें पता है सोडियम इज़ अ मेजर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी वो फ्लूइड जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, सेल्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर, यानी ब्लड वेसल्स या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अगर जो फ्लूइड है उसमें सोडियम का वैल्यू नॉर्मली ज़्यादा होता है, एंड आल्सो दिस इज़ द मेजर इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, सोडियम मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड जो फ्लूइड है बॉडी का उसका बैलेंस। ओके, ये किस तरह से करता है बैलेंस, हमें पता है कि जो वाटर है वो सोडियम से लव करता है, यानी जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ उसके पीछे वाटर भी जाएगा। तो इसी वजह से जो सोडियम की लेवल है वो मेंटेन करती है ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड एंड बैलेंस को। Okay, so it maintains blood volume and fluid balance. Now let's discuss talk about potassium. Again, this is the major electrolyte, but this is present in intracellular fluid. अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो पोटेशियम बॉडी में 3.5 से 4.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर होना चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है अगर इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीज़ या फिर इसमें थोड़ी सी भी डिक्रीज़ हो गई है इसकी लेवल में, तो ये बॉडी के लिए ज़्यादा मसला काज करता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। ओके, तो इसके लिए आपने ज़्यादा जो है ना वो अलर्ट होना चाहिए इसकी नॉर्मल वैल्यू के लिए, कि इसका नॉर्मल वैल्यू थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारी बॉडी में, 3.5 से 5.0 मिली इक्वलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए हमारी बॉडी में, जिसके बाद ही हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली चल सकती हैं। सो पोटेशियम मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। वो फ्लूइड जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनको हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो जो पोटेशियम है ये मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन सोडियम कहाँ पर प्रेजेंट था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। दोनों मेजर इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और दूसरा सेल के अंदर यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब पोटेशियम की अगर फिजियोलॉजी यानी फंक्शन की बात करें तो पोटेशियम मेंटेन करता है हार्ट और मसल की कंट्रैक्शन, यानी जैसे हमारे हार्ट कंट्रैक्ट करती है तो उसके लिए भी हमें पोटेशियम की नीड होती है, और मसल्स की कंट्रैक्शन के लिए भी हमें पोटेशियम की नॉर्मल लेवल की नीड होती है। सो इट मेंटेन्स हार्ट कंट्रैक्शन एंड मसल कंट्रैक्शन। अगर थोड़ी सी भी पोटेशियम की लेवल डिक्रीज़ या फिर इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी वजह से हमारे हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हार्ट का प्रॉब्लम होना, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, क्योंकि हार्ट का काम होता है ब्लड सप्लाई करना। अगर किसी भी कारण की वजह से हार्ट सही से ब्लड सप्लाई नहीं कर रही, सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसकी रिजल्ट में धीरे धीरे वो डाई करना शुरू होंगे, बिकॉज देयर इज द डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल एंड आल्सो डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स which was carried by blood. Okay, this was the function of
पोटेशियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम आपने बहुत सुना होगा। अब कैल्शियम की नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में होती है 8.5 से 10.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अब आप ये बात याद रखें, इन सब के जो यूनिट है वो सेम है, मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि आपको उनका जो वैल्यू है वो तो सेम दे दे, लेकिन लास्ट में उनका वैल्यू जो यूनिट है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक मिलीग्राम पर डेसीलीटर इस तरह का। लेकिन इन दोनों मेजर इलेक्ट्रोलाइट में जो उनका यूनिट है वो सेम है, विच इज़ मिली इक्वलेंट पर लीटर। तो कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू या फिर नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में 8.5 से 10.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का पहला काम तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके अलावा लाइक पोटेशियम की तरह कैल्शियम भी मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और उसका दूसरा काम है ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आपने बहुत बार टीवी वगैरह में या फिर बहुत सारी जगहों पर सुना होगा, कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। सो कैल्शियम बोन की स्ट्रेंथ में भी हेल्प करता है। सो इट एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, muscle contraction and aid in bone strength. These are the three major और main function of calcium जो कि आपको याद होने चाहिए। ओके कौन कौन से? aid in blood clotting, muscle contraction and aid in bone strength. Last electrolyte is magnesium. अब मैग्नीशियम की नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में 1.5 से 2.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम कीप मसल सेल रिलैक्स आफ्टर कंट्रैक्शन प्लस नर्व फंक्शन। एक तो ये क्या करता है, जब जो सेल्स मसल्स के सेल होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब वो रिलैक्स करते हैं तो रिलैक्स करवाना काम होता है मैग्नीशियम का। और उसके अलावा बहुत सारे जो नर्व फंक्शन है उनमें भी मैग्नीशियम का रोल होता है। सो रिलैक्स्ड आफ्टर कंट्रैक्शन एंड नर्व फंक्शन, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन आवर बॉडी। सो ये तो हो गई नॉर्मल फिजियोलॉजी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की। अब बात करते हैं इनके इम्बैलेंस के बारे, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर ये अपनी लेवल से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सी चेंजेस आ रही है, तो उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकते हैं। ओके सो लेट्स डिस्कस्ड फर्स्ट अबाउट हाइपो, देन वी विल डिस्कस अबाउट हाइपर। पहले तो हाइपो का मतलब पता होना चाहिए आपको। हाइपो का मतलब होता है लो लेवल, यानी नॉर्मल लेवल जो है उससे कम हो जाए तो उनको हम हाइपो बोलते हैं। अब हाइपो हम सभी जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस किए पहले हाइपो लगाएंगे और उसके बाद उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम लिख देंगे। तो सोडियम का जो नेम है, केमिकल नेम है, उसको नेट्रियम बोलते हैं। तो अगर सोडियम की लेवल कम है तो हम क्या बोलेंगे? हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद पोटेशियम की लेवल कम है तो पोटेशियम का केमिकल नेम होता है कैलीमिया। ओके तो कैलियम, तो इसमें अगर पोटेशियम की लेवल अगर लो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। अब लास्ट में जो मिया आ रहा है उसका मतलब है ब्लड, यानी ब्लड में इनकी लेवल कितनी है। तो हाइपोकैलीमिया का मतलब है लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी, और कैल्शियम को हम कैल्शियम ही बोलेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। ओके सो फर्स्ट टॉक अबाउट हाइपोनेट्रीमिया, यानी डिक्रीज और लो लेवल ऑफ सोडियम इन आवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में सोडियम की लेवल क्यों कम होती है, उसके काजेज हैं। एक तो एक्सेसिव स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आएगा तो उस पसीने की वजह से, स्वेट की वजह से जो हमारी बॉडी का सोडियम है वो लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, इसकी वजह से भी बॉडी में सोडियम की लेवल कम होती है। उसके अलावा डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का काम होता है कि ये क्या करते हैं, बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उसको बाहर एक्सक्रिएट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। तो जो भी फ्लूइड है उसको बार बार आप डायूरेटिक्स देकर बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो जल्द से जल्द जो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनको बाहर निकालेगी, तो वो सही से सोडियम को पिकअप नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से पूरा जो सोडियम है वो बॉडी से लॉस हो जाएगा।
देन कंटिन्यूअस गैस्ट्रिक सक्शनिंग, अब अगर आप कंटिन्यूअसली गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है उसको सक्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक में जो सोडियम की लेवल है वो डिक्रीज़ हो सकती है, और या फिर जो भी आपने सोडियम यानी साल्ट को कंज्यूम किया है वो आप कंटिन्यूअसली उसको सक्शन करके बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बॉडी में सोडियम की लेवल कम हो रही है। और उसके अलावा हमारे पास एक सिंड्रोम होता है, ओके, सिंड्रोम, इसको हम बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटाई डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटाई डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, बॉडी में सोडियम की लेवल को, एडीएच का काम होता है कि वो वाटर को रिटेन करके रखे बॉडी में, लेकिन इस सिंड्रोम में क्या होता है, इस सिंड्रोम में मोस्टली वाटर रिटेंशन नहीं होती, वाटर का लॉस होता है, जिसकी वजह से सोडियम की लेवल भी डिक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में। देन हार्ट फेल्यूर, ये सारे काजेज़ हैं जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, साइन और सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज़ अगर लेवल हो जाए बॉडी में सोडियम तो हाइपोटेंशन होगी, क्योंकि आपने सुना होगा जो हाइपरटेंशन वाले मरीज़ होते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप अपनी डाइट में नमक को कम कर लें। क्यों कम कर लें, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उनका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सेम ही कंसेप्ट है, अगर बॉडी में सोडियम की लेवल कम हो गई है तो यानी बीपी तो डिक्रीज़ होगा ना, तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। देन 3D पल्स, बहुत हाइपोटेंशन है तो आप समझ लें कि जो पल्स है वो भी 3D मिलेगी। और उसके अलावा टेकिकार्डिया, अब हाइपोटेंशन है तो हार्ट जो है ना हमारी वो कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बीट करना स्टार्ट करेगी। अगर जो हमारी हार्ट नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बीट करती है तो उसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। तो टेकिकार्डिया होगी, उसके अलावा मसल वीकनेस होंगे एंड सीजियर और कामा भी हो सकते हैं। सो दिस वाज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया में यानी पोटेशियम की लेवल लो हो जाती है नॉर्मल लेवल से। अब ये क्यों हो सकती है, काजेज़ को अगर हम डिस्कस करें तो मेडिकेशंस जैसे कि पोटेशियम वास्टिंग डायूरेटिक्स, वो डायूरेटिक्स जो कि क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम की लेवल को डिक्रीज़ करते हैं, यानी डायूरेटिक्स का काम होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना, लेकिन ये वो डायूरेटिक्स होते हैं जो सिर्फ और एक्स्ट्रा फ्लूइड के साथ साथ बॉडी का जो पोटेशियम है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो अगर जो कोई ये वाले डायूरेटिक्स यूज़ कर रहा है तो कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है अगर, तो उसकी वजह से भी बॉडी में पोटेशियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा अल्कलोसिस, अगर बॉडी में बेसिक कंडीशन इंक्रीज़ है यानी एसिड कम है और जो बेस है वो इंक्रीज़ है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पोटेशियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। एंड एनपीओ यानी जो बंदा नथिंग पर ओरल यानी कुछ भी जो वो बंदा है वो अपने माउथ से नहीं ले रहा, तो उनकी वजह से भी बॉडी में पोटेशियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। अब इसकी साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इनकी, अगर पोटेशियम बॉडी में डिक्रीज़ हो जाए तो बॉडी में क्या होगा, सबसे पहले तो हमें ईसीजी चेंजेस मिलेगी, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि पोटेशियम का नॉर्मल जो उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी थी वो ये थी कि वो हार्ट को कंट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा था। अगर ये ही डिक्रीज़ हो गया तो हार्ट की जो कंट्रैक्शन है उसमें मसला आ जाएगा। तो पहली जो हमें साइन मिलेगी वो ईसीजी में चेंजेस मिलेगी। अब ईसीजी में चेंजेस क्या मिलेगी, जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस मिलेगा यानी डिप्रेशन मिलेगी। उसके अलावा फ्लैटेंड टी वेव या फिर इन्वर्टेड टी वेव मिल सकती है। तो ये मेन साइन है हमें ईसीजी में मिलेगी जो कि इंडिकेट करती है हाइपोकेलीमिया को। देन अगेन इसमें भी हमें 3D और वीक पल्स मिल सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। ओके, एंड हाइपोरिफ्लेक्सिया यानी हाइपोरिफ्लेक्सिया का मतलब है जो बॉडी के नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाते हैं, तो रिफ्लेक्सेस भी कम हो जाएंगे। लेथार्जी एंड कन्फ्यूजन भी हो सकती है। सो दिस वाज द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोकेलीमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया यानी बॉडी में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज या फिर कम क्यों होती है, पहला इसका कहाँ से, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। पैराथायरॉयडिज्म का काम होता है कि वो बॉडी में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर पैराथायरॉयडिज्म अपने हार्मोन को प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं कर रहा तो बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसका मतलब है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को
कम से कम रिलीज़ कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की लेवल मेंटेन नहीं हो पा रही। उसके अलावा सीलिएक एंड क्रोन्स, ये तो डिजीज़ है, इन दोनों डिजीज़ की वजह से भी बॉडी में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। और आल्सो किडनी डिजीज़, किडनी का काम होता है कि नॉर्मल लेवल में इलेक्ट्रोलाइट को रखें, जो ज़्यादा है उसको बाहर निकालें, जो कम है उसको रिटेन करके रखें। अगर किडनी की कोई डिजीज़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालेगी। तो ये सारे काजेज़ हैं जिनकी वजह से बॉडी में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो कैल्शियम अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से हमें बॉडी में पॉजिटिव ट्रोसोइस साइन मिल सकती है या फिर चॉबस्टिक साइन। ये दोनों साइन है जो हमें कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से मिल सकती है बॉडी में। उसके अलावा कैल्शियम अगर कम हो जाए बॉडी में तो फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। टेटानी और स्पाज़म, ये दो कंडीशन है जो कि बॉडी में कैल्शियम की लेवल डिक्रीज़ होने की वजह से होती है, क्योंकि कैल्शियम का हमने नॉर्मल फंक्शन पढ़ा तो वो कैल्शियम क्या करवा रहा था, बॉडी में जो मसल्स की कंट्रैक्शन है उसके लिए हेल्प करवा रहा था। अगर कैल्शियम ही कम है तो जो मसल है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनमें टेटानी या फिर स्पासिटी यानी स्पाज़म हो जाएंगे मसल्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ मैग्नीशियम। हाइपोमैग्नीसीमिया यानी बॉडी में मैग्नीशियम की लेवल कम हो जाए तो ये क्यों कम होती है? एक तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से कम हो सकती है, और उसके अलावा इंक्रीज मैग्नीशियम एक्सक्रिएशन यानी किसी भी काज की वजह से हमारी बॉडी जो है वो मैग्नीशियम को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकाल रही है। तो ये दो काज है जिनकी वजह से बॉडी में मैग्नीशियम की लेवल कम हो सकती है। अब मैग्नीशियम की लेवल कम होने की वजह से हमारी बॉडी में कौन सी वो साइन और सिम्टम्स है जो हमें मिल सकती है? तो पहले तो है एरिथमियास और टेकिकार्डिया, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया कि ये अगेन इसका भी रोल होता है किसमें, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन करने में। तो इसकी लेवल अगर कम हो रही है तो हमें जो रिदम है हार्ट का वो हमें डिस्टर्ब मिलेगा, एरिथमियास मिलेंगे, टेकिकार्डिया यानी जो हार्ट है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बीट करेगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिलेगा, और उसके अलावा चॉबस्टिक साइन भी पॉजिटिव मिलेगी। क्योंकि चॉबस्टिक साइन और ट्रांसोइस साइन ये क्यों हमें मिल रही है? ये तो हमें कैल्शियम में भी मिल रही थी, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होती हैं। जैसे कैल्शियम बढ़ेगा वैसे मैग्नीशियम बढ़ेगा, जैसे मैग्नीशियम डिक्रीज़ होगा वैसे ही उसके रिस्पॉन्स में कैल्शियम भी डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम जो मैग्नीशियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए सेम हमें साइन दिखने को मिल रही है, चॉबस्टिक साइन और पॉजिटिव ट्रोसोइस साइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपो, यानी हाइपो का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं नॉर्मल लेवल से, तो क्या हो रहा है बॉडी में और वो किस तरह से हो रहे हैं। हाइपर की बात करें, हाइपर मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाए, उनका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाए। तो पहले डिस्कस करते हैं हाइपर नेट्रीमिया। नेट्रीमिया का मतलब है सोडियम। अगर बॉडी में सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम हाइपर नेट्रीमिया बोलते हैं। अब ये क्यों होती है? सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम इनटेक कर रहे हैं, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज सोडियम इनटेक। उसके अलावा फ्लूइड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से हीमो कंसनट्रेशन हो रही है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो बॉडी से लॉस हो रहा है। वाटर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो कंसनट्रेट होगा, उसमें जो साल्ट यानी सोडियम है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी। तो अगेन इसकी वजह से भी सोडियम इंक्रीज़ हो सकता है बॉडी में। डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी हो सकता है इंक्रीज सोडियम की लेवल, और उसके अलावा डिहाइड्रेशन में भी सोडियम की लेवल इंक्रीज हो सकती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है लेकिन सोडियम लॉस नहीं होती, जिसकी वजह से अगेन बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जब सोडियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, एडिमा। क्योंकि हमें पता है जो सोडियम है वो वाटर लविंग है, यानी जहाँ पर सोडियम होगा वहाँ पर वाटर होगा। अब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोडियम है तो जो वाटर है वो सोडियम से दूर नहीं जाएगा, वो सोडियम के साथ चिपका रहेगा। तो जब वो सोडियम के साथ चिपका रहेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो उसकी वजह से बॉडी में एडिमा हो जाएगी। उसके अलावा बॉडी में नॉर्मल लेवल से ज़्यादा वॉल्यूम है तो ये ब्लड वेसल्स में भी ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो गया उसका वॉल्यूम तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ मिलेगा। ओके, सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ मिलेगा और उसके अलावा न्यूरो चेंजेस मिलेगी हमें, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर ब्लड जो है वो ब्रेन की तरफ भी जा रहा है तो उसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है और उसके अलावा न्यूरो चेंजेस हमें मिल सकती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड सोडियम लेवल।
देन डिस्कस करते हैं हाइपरकैलेमिया, यानी बॉडी में पोटेशियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाए। अब ये क्यों इंक्रीज़ होती है, पहले तो हम ये इंक्रीज़ होती है मेडिकेशंस की वजह से। कौन सी मेडिकेशन? एसी इनहिबिटर और पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। एसी इनहिबिटर्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि पोटेशियम की लेवल को इंक्रीज़ करती हैं, और उसके अलावा पोटेशियम स्पारिंग डायूरेटिक्स। अब ये इन डायूरेटिक्स का काम होता है कि ये बॉडी में सोडियम और वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालती है और पोटेशियम को रिटेन करके रखती है बॉडी में। इन डायूरेटिक्स का काम ये होता है। अगर कोई बंदा कंटिन्यूअसली इन डायूरेटिक्स को ले रहा है तो इनकी वजह से बॉडी में पोटेशियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। और इसके अलावा एडिसन डिजीज़ की वजह से भी हमने डिस्कस किया था कि इसकी वजह से भी पोटेशियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है, किसमें? बॉडी में। देन क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि किडनी का काम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट को एक्सक्रिएट आउट करने में हेल्प करती है, जो भी बॉडी की नीड होती है। अगर क्रोनिकली जो किडनी है वो डैमेज हो गई है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसकी वजह से भी बॉडी में पोटेशियम इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में जो किडनीज है वो उसको बाहर नहीं निकाल पा रही। और उसके अलावा बर्न एंड टिश्यू डैमेज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बर्न और टिश्यू डैमेज में जो सेल्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं। जब सेल्स डैमेज होंगे तो उसके अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर निकल कर आएगा, तो इसकी वजह से भी पोटेशियम की लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो सकती है। अब जब पोटेशियम नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है हमारी बॉडी में? अगेन हमें ईसीजी साइन, जो ईसीजी में चेंजेस मिलेगी। अब इंक्रीज़ की वजह से हमें टी वेव पीक पर मिलेगी, उसके अलावा पी वेव हमें फ्लैट मिलेगी, और क्यू आर एस कम्प्लेक्स हमें वाइड मिलेगा। एंड इसका ऑपोजिट आप कर लें हाइपोकैलेमिया से, उसमें जो रिफ्लेक्सेस थे वो कम थे, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सेस हमें ज़्यादा मिलेंगे। सो अगर बॉडी में पोटेशियम ज़्यादा है तो हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी इंक्रीज मिलेंगे, मसल्स क्रैम्प्स होंगे और वीकनेस होंगी। मसल क्रैम्प्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो पोटेशियम है वो मसल्स की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो ये ज़्यादा हो गया है अपनी नॉर्मल से, तो नॉर्मल लेवल से, तो ये मसल्स में क्रैम्प्स भी काज कर सकता है और वीकनेस भी काज कर सकता है। देन डिस्कस करते हैं हाइपर कैल्सीमिया, यानी बॉडी में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो ये तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ही हो सकती है। जब पैराथायरॉयड ग्लैंड अपने हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करती है, पैराथायरॉयड हार्मोन को, तो ये क्या करता है, ये बॉडी में कैल्शियम की लेवल को इंक्रीज़ करता है। देन मैलिग्नेंसी की वजह से भी कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा इंक्रीज़, अगर आप अपनी डाइट में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, यानी एक्सेसिव यूज़ ऑफ ओरल कैल्शियम या फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी बॉडी में कैल्शियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। अब अब डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम अगर इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में कौन सी हमें साइंस देखने को मिलती है। पहले तो हमें किडनी स्टोन फॉर्मेशन मिल सकती है, यानी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें कुछ वो स्टोन्स होते हैं जो कैल्शियम की वजह से होते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में रिटेन होकर रहेगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो गई। उसके अलावा बोन पेन होगा, ठीक है, अगर हद से ज़्यादा बोन के ऊपर कैल्शियम जो है वो चढ़ जाए, या फिर ऐसा होता है कि बोन में क्या होती है, बोन में कैल्शियम होती है, लेकिन जो हार्मोन है वो क्या करवा रहे हैं, बोन से वो कैल्शियम जो है वो निकलवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बोन्स पर कैल्शियम लगी हुई थी, अब वो वहाँ से उतरकर ब्लड में आ गई है, बोन्स के ऊपर नहीं है, तो बोन्स वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बोन में पेन होगा। उसके अलावा डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स एंड बाउंडिंग पल्स मिलेगी, अबाउट बाउंडिंग पल्स, तो इसमें हमें बाउंडिंग पल्स मिलेगी। देन डिस्कस करते हैं मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम बॉडी में हाई हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मैग्नीसीमिया, यानी बॉडी में या फिर ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज हो गए। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स जो हम यूज़ करते हैं, अगर कंटिन्यूसली कोई मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटा एसिड्स को यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से इंक्रीज़ हो सकता है, मैग्नीशियम एंटा एसिड और लैक्सेटिव, जो कि मैग्नीशियम जिनमें प्रेजेंट होता है वो कोई कंटिन्यूसली ले रहा है तो उसकी वजह से हो सकता है रीनल डिजीज़, और अगेन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी, डायबिटीज़ की, इसकी वजह से भी बॉडी में मैग्नीशियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है। अब जब बॉडी में मैग्नीशियम इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा, और ब्लड की जो हार्ट की बीट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी अपनी नॉर्मल लेवल से। तो ब्रेडिकार्डिया हम बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट अपनी नॉर्मल
टाइम पीरियड जो उसका होता है उससे कम बीट करे तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। वीक पल्स मिलेंगी और लो रिफ्लेक्सेस या फिर लो रेस्पिरेटरी रेट हमें मिलेगा। सो हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, वीक पल्स एंड लो रेस्पिरेटरी रेट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ hypermagnesemia. So this was the whole simple concept about electrolyte, their normal physiology and their abnormal or imbalance. So I hope कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।